बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। प्रोग्राम 92@8 के साथ मदीहा अलमास खान आपके साथ है और आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे 20 साल पहले बनाए जाने वाले कौमी एहतसाब ब्यूरो जैसे इदारे की कारकर्दगी के बारे में। जी हाँ, कौमी एहतसाब ब्यूरो जो इदारा है, इसकी कारकर्दगी पर वक्तन फ़वक्तन सैकड़ों सवालात हमेशा उठाए जाते रहे हैं, लेकिन अब हुकूमत वक्त ने इस इदारे की जो क़वानीन हैं, इसमें जैसे कि कहा गया था, ये जो इदारा है, इस इदारे का दावा हवाओं का रुख बदलने वाला है। इस दावे के बाद अब इस इदारे के जो क़वानीन थे, उनने तरामीम, जामे तरामीम का जो मुसव्विदा है हुकूमत की जानिब से, वो तैयार कर लिया गया है और नया एक ऑर्डिनेंस है, ऑर्डिनेंस का मुसव्विदा तैयार किया गया है और इस मुसव्विदे के तहत जो चीदा चेंजिंग्स हैं, तरामीम हैं, वो आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। जी, कहा गया है कि नैब महकमाना नक़ाइस पर सरकारी मुलाजमीन के ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं कर सकेगा। इसके अलावा सरकारी अफसरान की जायदादें अदालती हुक्म के बगैर मुंजमद नहीं की जा सकेंगी और टैक्स, स्टॉक एक्सचेंज, IPOs के मामलात में नैब का दायरा इख्तियार ख़त्म कर दिया गया है और प्ली बार गेन करने वाले इलेक्शन अब लड़ सकेंगे। चीदा निकात हैं जो आपके साथ शेयर किए हैं और इसके साथ ही साथ आपको बताते चलें कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने आज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की तकरीब तक़सीम इनामात की तकरीब से खिताब किया। तो इस खिताब के दौरान आज उन्होंने एक बड़ा ऐलान किया है। इस ऐलान के अकॉर्डिंग उन्होंने कहा है कि नैब को बिजनेस कम्युनिटी के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ करने से रोक दिया गया है और साल 2020 जो है ये खुशहाली का साल होगा, मुल्क की तरक्की का साल होगा, मईशत के लिए बेहतरी का साल होगा। आपको याद होगा, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी जब पेशी के लिए आ रहे थे तो पेशी के मौके पर उन्होंने मीडिया टॉक की थी और मीडिया टॉक करते हुए उन्होंने कहा था कि जो एहतसाब है, ये जो नैब है, कौमी एहतसाब ब्यूरो का इदारा है और मईशत जो है, ये दोनों एक साथ नहीं चल सकते हैं। और आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान की इंतहाई अहम स्टेटमेंट, ये जो तरामीम हैं ये क्यों की जा रही हैं, इन तरामीम से सोचना ये है, देखना ये आज के प्रोग्राम में बात करेंगे कि एक आम आदमी, आवाम को क्या रिलीफ मिलेगा या आवाम का क्या नुकसान होगा और ये जो तब्दीली की दावेदार हुकूमत है, ये जो करप्शन ख़त्म करने का दावा करती रही है, क्या इन जामे तरामीम के बाद इस करप्शन को ख़त्म किया जा सकेगा। मुअज़्ज़ज़ मेहमानों की तरफ पैनल पर मेरे साथ मौजूद हैं फॉर्मर प्रोसिक्यूटर नैब हैं राजा आमिर अब्बास साहब हमारे साथ हैं। आपसे हम बात करेंगे तफसीली और साथ साथ कैसर अहमद शेख साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग से आपका मुस्लिम लीग नून से आपका ताल्लुक़ है और आप साथ ही साथ कामयाब बिजनेसमैन भी हैं, आपसे भी बात करेंगे। और सदाकत अली अब्बासी साहब हमारे साथ हैं, आप PTI से आपका ताल्लुक़ है। आगाज़ करेंगे राजा आमिर अब्बास साहब को प्रोग्राम में बाकायदा शामिल करते हैं। क्या लगता है आमिर अब्बास साहब, आपको एहतसाब के लिए आई जो हुकूमत है, ये एहतसाबी इदारे के इख्तियारात जो हैं इनको महदूद क्यों करना चाहती है, क्यों करने जा रही है, ऐसा क्या लगता है आपको? देखिए, मैं समझता हूँ कि हुकूमत जौन सी है, शायद उसने इस पर ज़्यादा गौर व फिक्र नहीं किया और ये जो तरामीम में जो नज़र आ रही हैं और वो भी अगर एक ऑर्डिनेंस के ज़रिए आएंगी, तो अगर एक दफ़ा ऑर्डिनेंस आता है, दूसरी दफ़ा आता है 6 माह, क्योंकि अगर पार्लियामेंट इसको पास नहीं करती और 6 माह बाद ये लैप्स कर जाता है, ये कवानीन ख़त्म हो जाते हैं, तो एक ऐसी सूरत हाल बनेगी जो कि मज़ीद ख़राब करेगी नैब के अदारे को, नैब के जो ऑलरेडी केसेस चल रहे हैं उसको, नैब के पास जो इंक्वायरीज़ इन्वेस्टिगेशंस चल रही हैं, क्योंकि ये सब कुछ तो फिर रिवर्स हो जाएगा जब ये ऑर्डिनेंस लैप्स कर जाएगा। तो ऐसी सूरत हाल में इतनी जल्दबाजी में इतनी इम्पॉर्टेंट जो कानून है कि जिसको हम समझते हैं कि इस मुल्क में अगर कोई नासूर है, इस मुल्क की इकॉनमी की कमर अगर किसी चीज़ ने तोड़ी है तो वो करप्शन ने तोड़ी है और करप्शन को पकड़ने के लिए आपके पास नैब का ही वो वाहिद अदारा था और हम ये देख रहे थे कि कहा जा रहा था कि हम इन कवानीन को मज़ीद सख्त करेंगे और नैब का शिकंजा ज़्यादा पुरअसर तरीके से लोगों पे जाएगा। लेकिन ये तरामीम कुछ ऐसी आ रही हैं कि जिससे अगर आप बिज़नेस कम्युनिटी को भी निकाल देंगे, गवर्नमेंट सर्वेंट का आपने कह दिया कि अगर वो कोई नेग्लिजेंस करता है या वो कोई गलती होती है, तो फिर जब तक कि ये साबित ना हो कि उसने उस गलती के नतीजे में अरबों रुपए कमाए हुए हैं और रखे हुए हैं, तब तक उसको उस गलती का, क्योंकि गलती से कोई ज़रूरी नहीं कि उसका फ़ायदा हो सकता है वो कोई गलती करे और उसके भतीजे ने कुछ काम कर लिया हो, उसके किसी दोस्त को फ़ायदा हो जाए उस गलती से, हो सकता है कि वो कोई गलत समरी पास करे, उससे किसी और को फ़ायदा हो। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये टेक्निकल चीज़ें हैं। आप कहते हैं कि जी बिज़नेस कम्युनिटी निकल जाएगी, अगर एक अफसर जौन सा है गलती करता है और एक बिज़नेसमैन को अरबों का ठेका मिल जाता है और उसके बाद ना आप बिज़नेसमैन पे हाथ डाल सकते हैं ना अफसर पे, क्योंकि
कवानीन ये कहेंगे कि पहले तो ये साबित कीजिए ना कि उस बिजनेसमैन के बारे में, जो बिजनेस के बारे में वज़ीर आज़म की जो स्टेटमेंट सामने आई है। आमिर अब्बास साहब, इस पे तो हम कैसर अहमद शेख साहब हमारे साथ हैं, उन्हीं से जान लेते हैं। कैसर साहब, सबसे पहले तो आपको बहुत मुबारक हो, आज वज़ीर आज़म ने इंतहाई अहम स्टेटमेंट दी है और कहा है कि बिजनेस कम्युनिटी के खिलाफ नैब जो है आप कोई कार्रवाई नहीं करेगा, उसको रोक दिया गया है। क्या कहेंगे इस स्टेटमेंट के बाद आप? मैं समझता हूँ कि बड़ा अच्छा ये स्टेटमेंट है। और देखिए कि नैब के मामलात जो हैं वो बिज़नेस वाले, बिज़नेस कम्युनिटी के तो पहले ही FBR जो है, SCCP है और कई इदारे हैं, FIA है, दूसरे तमाम इदारे पहले ही देख रहे हैं। और असल मामला तो मेनली यही है कि कोई भी काम बिज़नेस वाला भी ना बग़ैर ब्यूरोक्रेट की तावन से कभी कोई भी कोई गलत काम नहीं हो सकता। मेनली तो जो फंक्शनरीज हैं, जो ब्यूरोक्रेसी है, जो ऑफिसर्स हैं, उन्होंने चेक करना होता है। और FBR एक बहुत बड़ा इदारा है पाकिस्तान में, और सबसे ज़्यादा करप्शन FBR में है। ये आज से नहीं, हर कोई कहता है। प्राइम मिनिस्टर साहब खुद अपने बयानात में कई बार कह चुके हैं। और मैं ये आपको यकीन से कहता हूँ, 40 साल से मैं FBR के बड़ा करीबी उनके साथ आपस में इंटरेक्शन हमारा है। और हम बार बार यही कहते जा रहे हैं, जो ब्यूरोक्रेटिक जो हर्डल्स हैं, उसी की वजह से, जो रेड टेपिज्म है, उसी की वजह से पाकिस्तान तरक्की नहीं कर रहा। बाहर वाले लोग नहीं आ रहे। कई बार आके जापानीज़ और कोरियंस, मैं उनके साथ बिजनेस करता हूँ, वो आके हमें कहते हैं कि आपके रेड टेपिज्म की वजह से हम यहाँ नहीं आते, इन्वेस्टमेंट नहीं करते, क्योंकि हर जगह हर्डल्स हैं। लेकिन रिसेंटली सहूलतें हुई हैं। देखिए ना, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस बेहतर हुई है। ये प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी कहा है, मैं खुद एग्री करता हूँ, होना भी यही चाहिए। 28 नाचेस जो है, हमारी ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस बेहतर हुई है, वहाँ ठीक करें और ब्यूरोक्रेट को कंट्रोल करें, बिजनेसमैन को भी कंट्रोल करें। जो बिजनेसमैन गलत है, जो ब्यूरोक्रेट गलत है, जो कोई और इदारा कहीं गलती कर रहा है। लेकिन ये नैब को अगर शुरू कर देंगे ना, तो नैब के डर की वजह से ना तो बिजनेसमैन ना ब्यूरोक्रेट काम ही नहीं कर सकेगा। उनके पर्टिकुलर इदारे हैं और इनके पास स्पेशलिटी नहीं है। नैब जो है वो तो गलत और करप्शन पे हाथ डालता है ना। अगर कोई अपना काम ठीक से कर रहा है, सही से कर रहा है, तो फिर नैब को क्या जरूरत है इंटरफेरेंस करने की? नहीं, लेकिन अगर या तो फिर नैब को ऐसा ट्रेन करे ना, उनको तो पता ही नहीं है कि बिज़नेस के बारे में, या तो कि ये कोई इतना आसान काम तो नहीं है ना। लेकिन FBR इतने अरसे से उनकी जिम्मेदारी होती है, वो इनको डील करते हैं, उनके ऑफिसर्स का एप्टीट्यूड होता है। देखिए, कोई भी काम, इकानमी इतना आसान काम नहीं है कि किसी को एक दिन कोई कहे कि नैब में आप ऑफिसर बन जाए और आप चेक कर लें, तो उससे हर्डल्स पैदा हो रही हैं। बिजनेस फ्लोरिश क्यों नहीं हो रहा? आप देखिए ना, बाहर की कंपनियां क्यों पाकिस्तान में बहुत कम फॉरेन इन्वेस्टमेंट हुई, हालांकि इस वक्त हमने इतने पाकिस्तान का बिजनेस लुक्रेटिव है और हम इतना ज़्यादा इंसेंटिव दिया हुआ है। देखिए ना, हमारे यहाँ 13%, 13.25% तो पॉलिसी रेट है और बाहर डॉलर का रेट है 1-2%। उसके बावजूद यहाँ एक्चुअल रियल जो इन्वेस्टमेंट है वो नहीं आ रही। देखिए ना, कोई वैसे पैसा आ रहा है टेम्परेरी के स्टॉक में या किसी और हार्ट मनी जिसको कहते हैं, तो वो तो वापस भी चली जाती है ना। एक्चुअल इन्वेस्टमेंट आनी चाहिए, जिसमें टेक्नोलॉजी भी आए, जिसमें नो हाउ आए, जिनमें इन्वेस्टमेंट हो। सदाकत अली अब्बासी साहब, क्या कहेंगे आप? ये जो कहा जा रहा था तब्दीली की दावेदार हुकूमत और PTI हुकूमत की जानिब से कि हम करप्शन का खात्मा करेंगे, अभी ये जो जामे तरमीम की जा रही हैं, जो ऑर्डिनेंस का मुसविदा लाया जा रहा है, इस मुसविदे के बाद, इस ऑर्डिनेंस की जो जामे तरमीम है, इनके बाद आपको लगता है कि करप्शन जो है वाकई ख़त्म हो जाएगी? मदिया साहिबा, बहुत शुक्रिया। मैंने सारी डिस्कशन सुनी है, खासकर राजा साहब बड़े एक्सपर्ट हैं नैब के कवानीन पे। लेकिन समझने की बात है कि माजी करीब में जो इतना ज़्यादा नैब को ओवरबर्डन किया गया और नैब की कारकर्दगी पे सवालात उठे, उसकी वजह ये थी कि नैब खाली एक इदारे का करप्शन का काम नहीं कर रहा था, वो जो डोमेन थी FBR की, उस पर भी काम कर रहा था। अगर कोई एंटी करप्शन का डिपार्टमेंट है, वो भी उसके एरिया में मुदाखलत कर रहा था। कोई जो जिम्मेदारियां FIA की हैं, कोई साइबर क्राइम की हैं, यानी जितने भी करप्शन से रिलेटेड क्राइम थे और जितने डिपार्टमेंट थे, वो आपस में गुड मुड हुए थे। और ख़ासकर बिजनेस कम्युनिटी की ये शिकायत थी कि उनको काम करने के लिए
मुख्तलिफ डिपार्टमेंट, वो पहले FBR को हैंडल कर लेते हैं, तो उसके बाद एंटी करप्शन वाले उनके चक्कर लगाते हैं, उनसे बच जाते हैं, तो FIA वाले आते हैं और सबसे बच आए तो नैब का एक टेरर का एक इमेज था जो बिजनेस एक्टिविटी के लिए बड़ा नेगेटिव था। उसके साथ साथ ब्यूरोक्रेट्स भी ये समझते थे कि उनके डे टू डे जो प्रोसीजरल काम है, अगर वो कोई प्रोसीजरल मिस्टेक भी करते हैं तो उस पे नैब आ जाता है और नैब उनको फिर हरास करता है इस बारे में कि वो उस वजह से प्रोसीजर जो थे, वो जितनी आपकी एक्टिविटी थी, जितना ब्यूरोक्रेट्स का फाइल वर्क था, वो डर के मारे काम नहीं करते थे। लिहाजा हरगिज़ इसका मतलब नहीं है कि करप्शन की छुट्टी दी गई है। इसका मतलब यह है कि एक तो नैब को उसका स्कोप टारगेटेड कर दिया। लेकिन अब्बासी साहब, एक साल बाद ही इस तमाम तर ये तमाम तर पॉइंट्स जो हैं, तमाम तर निकात जो हैं, एक साल बाद ही आपको क्यों ख्याल आया, आपकी जमात को एक साल बाद ही क्यों ये तरमीम जो है आप लाने जा रहे हैं, पहले क्यों ख्याल नहीं आया? देखें, इस तरह चीज़ें समझ के नए इदारों को खड़ा करके उनको रिफॉर्म के ट्रैक पे डाल के हम प्लान कर रहे हैं कि FBR को पूरा रिफॉर्म किया जा रहा है, FIA को रिफॉर्म किया जा रहा है, जो सूबाई एंटी करप्शन डिपार्टमेंट है उसको उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग की जा रही है, जो SCCP का डिपार्टमेंट है, जो दीगर डिपार्टमेंट है जिन्होंने प्राइवेट बिजनेसेस को रेगुलेट करना है, उन सबको अपनी अपनी जगह कैपेसिटी बिल्डिंग करके ये जो करप्शन का नासूर है इसको जड़ से उखाड़ेंगे। नैब को सिर्फ मेगा जो स्कैंडल हैं उनके लिए छोड़ा गया है, जो वो करप्शन के केसेस जिसमें बहुत ताकतवर लोग जो है वो उन पे हाथ डालना मुश्किल होता है और उनकी पूरी एक लॉबी है या पूरा एक माफिया है उसको हैंडल करने के लिए। अदरवाइज छोटे जो क्राइम है या वो जो प्रोसीजरल मिस्टेक्स हैं उनके लिए दीगर डिपार्टमेंट्स की कैपेसिटी बिल्डिंग। आमिर अब्बास वो कह रहे हैं कि नैब को मेगा स्कैंडल जो है उनको हैंडल करने के लिए छोड़ा गया है और वही हैंडल करना भी चाहिए। आपको क्या लगता है, अदालतें तो पहले ही से ही मौजूद थी, फिर ये जो नैब जैसा इदारा है 20 साल पहले बनाया गया था, इसको बनाने की क्या जरूरत थी? अगर करप्शन जो है उसको ख़त्म करने के लिए उसके इख्तियारात को महदूद कर दिया जाता है, तरमीम ला दी जाती हैं, तो फिर क्या समझते हैं आप कि पहले भी नहीं था, 20 साल हुए हैं बने हुए, क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, इन्होंने अच्छी बात की कि मेगा करप्शन के केसेस के लिए, तो उसमें वाहिद एक लाइन की तरमीम कर देते कि जैसे इन्होंने की है अभी कि 50 करोड़ से ज़ायद का केस जौन सा है वो सिर्फ नैब देखेगा और कोई तरमीम करने की ज़रूरत नहीं थी, वो ऑटोमेटिकली मेगा करप्शन पे चला जाता कि उससे कम का नैब कहीं हाथ ही नहीं डाल सकता था। अब आप कहते हैं कि अगर किसी सरकारी अफसर ने नेग्लिजेंस की है, गलती की है, तो फिर वो जो आहत चीमा है उसका केस भी फारिग हो जाएगा, फवाद हसन फवाद का भी हो जाएगा, तो फिर किस चीज़ की अकाउंटेबिलिटी होगी, किसकी अकाउंटेबिलिटी होगी? जितने पेंडिंग केसेस हैं उनको में तो कहीं ना कहीं सरकारी ऑफिसर्स हैं, तो वो तमाम केसेस क्या ख़त्म हो जाएंगे? जो अदालतों में इस वक्त केसेस पड़े हुए हैं उनको भी इन्होंने कहा है कि दूसरी अदालतों में शिफ्ट होगा, तो इससे इतनी कॉम्प्लेक्स हो जाएगी सिचुएशन कि शायद इन्हें इदराक अभी नहीं समझ आ रही। और वही बात मैं कहूँगा कि अगर जब ये लैप्स कर जाता है 6 माह बाद और ये पार्लियामेंट से अगर पास नहीं होता तो फिर क्या सिचुएशन, ये सब कुछ तो ज़ीरो हो जाता है ना, रिवर्स हो जाता है, तो फिर नैब की कौन सी सिचुएशन आएगी, फिर क्या होगा इन केसेस का? तो इसमें बेहतर हल तो ये था कि पार्लियामेंट में डिबेट होके पार्लियामेंट से अगर ये पास होता तो दैट वुड हैव बीन अ गुड थिंग। अदरवाइज मुझे नज़र आ रहा है कि आगे चल के ये करप्शन और अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस मज़ीद डिस्टर्ब होगा और मज़ीद छूट मिलेगी और रिलैक्सेशन हो जाएगी। करप्शन जिन्होंने करनी है उनको जो खौफ था वो ख़त्म हो जाएगा। सही है जी। और ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक पर पहले कैसर अहमद शेख साहब के लिए मैं एक सवाल छोड़े जा रही हूँ कि ये जो ऑर्डिनेंस के ज़रिए तरमीम लाई जा रही है इसका क्या मतलब है? कि अपोजिशन जो है इस तमाम मामले में हुकूमत के साथ नहीं है या फिर वाकई हुकूमत के साथ है? इस सवाल का जवाब हम लेंगे एक ब्रेक के बाद। आप हमारे साथ रहिए। 92.8 में एक दफ़ा फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। मौजूद मेहमान पैनल पर मेरे साथ मौजूद है। ब्रेक पर जाने से पहले मैंने सवाल छोड़ा था कैसर अहमद शेख साहब के लिए। कैसर अहमद शेख साहब, ये जो हुकूमत का फ़ैसला है, इस फैसले में क्या आप हुकूमत के साथ हैं?
मैं आपको उससे पहले एक बात बता दूं, देखिए प्लीज़। हमारे मुल्क में बड़े मोहतात अंदाजे से पिछले 40 साल में 10% कौमी आमदनी का 10% जो है वो करप्शन, मिस एप्रोप्रिएशन, अंडर इन्वाइसिंग, स्मगलिंग हो रही है। ये खुद प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी यही बात की है और मैंने कई बार अपने प्रोग्रामों में आपके इस वक्त के मुताबिक तकरीबन सालाना 4500 अरब रुपए का ये काम है, मिस एप्रोप्रिएशन, स्मगलिंग, अंडर इन्वाइसिंग, करप्शन। अच्छा, उसमें से अगर नैब ने 2 सालों में 70 अरब रुपए वसूल किया है तो सालाना 35 अरब रुपए वसूल किए, बाकी 4465 अरब तो वसूल नहीं किया। तो नैब तो फेल हो गई है ये करप्शन को रोकने के लिए। देखिए, जो एमनेस्टी इंटरनेशनल है उसने कहा है कि एक साल में अगर हमारा मुल्क 108वें नंबर पे पहले था करप्शन में, तो वो 111वें नंबर पे हो गया है इनकी हुकूमत। क्या ये तो आए ही थे ना, करप्शन रोकने के लिए आए थे ना, ये मेरी बात नहीं है, ये तो इंटरनेशनल इदारे कह रहे हैं। और ये अब्बासी साहब आपको कंफर्म करेंगे कि 108 नंबर से हम 111 नंबर पे करप्शन, यानी करप्शन और बढ़ गई है। तो इसका हल सिस्टम से है। देखिए, सिस्टम से हल निकलता है या टेक्नोलॉजी से हल निकलता है। अच्छा, अब आपके सवाल पे मैं आता हूँ। हम ऑर्डिनेंस के फेवर में नहीं हैं, हम फेवर में ये हैं कि कोई भी चीज़ वो डिस्कस हो, पहले स्टैंडिंग कमेटियों में डिस्कस हो, फिर असेंबली में बाकायदा डिबेट हो, और फिर लेकिन ये जो बात है ना, जो बिजनेसमैन पे या ये जो वापस लिए गए हैं ना, ये अगर ये इरादा है वापस लेने का, इसको तो असेंबली पास करेगी। ये बिजनेस इकानमी की बेहतरी के लिए है, ये इससे फ्लोरिश करेगा बिजनेस। देखिए, इस वक्त बिजनेस स्टैंड स्टिल हुआ है। आपकी इकानमी 5.8% तरक्की कर रही थी 2 साल पहले, तो वो हो गई 2.5% तक आ गई वापस। आपके यहाँ जो बड़ी इंडस्ट्री है वो 6% उसकी प्रोडक्शन, ये मेरी फिगर्स नहीं है सर, बिजनेस कम्युनिटी जो है वो तो खुश है वज़ीर आज़म के आज के स्टेटमेंट के बाद। ठीक है, मैं आपकी बात से इत्तेफाक करती हूं। जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। देखिए ना, एक साल में ये जो फिगर आई है ना कि 80 लाख लोग नए गुर्बत के लकीर के नीचे चले गए, बहुत बड़ी फिगर है। और जो सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स है ना, सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स गरीब आदमी के लिए वो 20% तक महंगाई चली गई, जो पाकिस्तान की तारीख का हाईएस्ट है। ये सारी फिगर स्टैटिस्टिक डिपार्टमेंट। चलिए, सदाकत अली अब्बासी साहब को भी शामिल गुफ्तगू करते हैं ना, उनसे भी जानते हैं। आपके सवाल का जवाब से जानना चाहूंगी, सदाकत साहब क्या कहना चाहेंगे? वो कह रहे हैं कि करप्शन का जो हल है ये सिस्टम जो है इससे निकलता है, और ठीक है बिजनेस कम्युनिटी के लिए जो कह दिया गया है वो तो बड़ा अच्छा इक़दाम है, लेकिन ये जो जामे तरामीम की जा रही हैं इसके बारे में क्या कहेंगे? आपके उनके सवाल का क्या जवाब देना चाहेंगे? देखिए, जो आपका सवाल था कि ये इसको पार्लियामेंट में लाया जाए और इस पे ऑपोजिशन और हुकूमत बैठ के बात करे, मेरा ख्याल है वो भी स्टेज आएगी। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान की जो इस वक्त ऑपोजिशन है उसके जो लीडरशिप है टॉप की, चाहे वो पीपल्स पार्टी की है या PMLN की है, उनके तमाम टॉप की लीडरशिप और उनके घर के तमाम अफराद जो मैटर करते हैं पॉलिटिक्स में, उन सब के अपने ज़ाती केसेस हैं नैब के। तो ये तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। अगर शहबाज शरीफ साहब बैठ के नैब के कानून पे अगर कौम का राह मुतय्यन करेंगे, जो खुद भी जिन पे के नैब के कई केसेस हैं, उनके बड़े भाई सज़ा याफ्ता हैं, उनके बेटे पे केस है, उनके एक बेटे मुल्क से भागे हुए हैं, उनके भतीजे भागे हुए हैं, मरियम साहिबा जो इनकी नेक्स्ट लीडर है वो भी करप्शन में। दूसरी तरफ बिलावल साहब के वालिद साहब हैं, बिलावल साहब खुद भी नैब ज़दा हैं, उनकी मतलब जो फूफो हैं वो भी हैं। तो आप देखें कि अगर हम किन से बात करें, क्या हम नैब का कानून उन लोगों से बात ही करवाएं जो लोग यानी इस पाकिस्तान में पिछले 25 साल में अकॉर्डिंग टू नैब और अकॉर्डिंग टू पाकिस्तानी इदारे मोस्ट करप्ट लोग थे, उनसे हम नैब का कानून ठीक कराएंगे? क्या ये कौम समझती है कि ये तरीका होना चाहिए कि आप उनके हवाले करें? लिहाजा हम समझते हैं कि जो पार्लियामेंट में सेन एलिमेंट्स हैं उनसे बात होगी। हुकूमत के पास बड़ा दबाव है आवाम का कि आपने एंटी करप्शन नैरेटिव पे आप इलेक्शन जीत के आए, आप एहतसाब कर रहे हैं, कमज़ोर एहतसाब की प्रोसिक्यूशन है नैब की, उसकी वजह से हमारे समझ के मुताबिक बड़े बड़े जो एक्यूज हैं या जो क्रिमिनल्स हैं वो छुटते जा रहे हैं। लिहाजा लोगों को उनकी उम्मीद को कायम रखने के लिए कि जिन्होंने तब्दीली के लिए वोट दिया था, और वो तब्दीली ये थी कि पाकिस्तान में बेलाग एहतसाब होगा उन लोगों का जिन्होंने आज ये महंगाई की बात कर रहे हैं, गुर्बत की बात कर रहे हैं। तो जो तरमीम आप लाना चाह रहे हैं उससे बेलॉग एहतसाब होता हमें तो दिखाई नहीं दे रहा है। इन सब आमिर अब्बास साहब से जान लेते हैं। बड़ी वजह करप्शन थी। चलें
ठीक है, आमिर अब्बास साहब से जान लेते हैं। आमिर साहब, ये जो ऑपोजिशन है ये नैब को काला कानून कहती है, हुकूमत भी कोई ख़ास खुश नहीं है, अभी इसीलिए तरमीम भी लाई जा रही हैं। अगर ये तरमीम ला दी जाती हैं तो फिर आपको क्या लगता है कि एहतसाब फिर मुमकिन कैसे होगा? ये करप्शन जो है, बेसिक क्वेश्चन यही है, ना सिर्फ मेरे जहन में बल्कि हर आम आदमी के जहन में यही सवाल इस वक्त उभर आया है कि करप्शन फिर ख़त्म कैसे होगी? देखिए, एक चीज़ अगर हम थोड़ा सा माजी में ट्रैवल करते हैं तो नैब का अगर कोई आप बताइए कि कोई एक सियासतदान ऐसा हो कि जिसको सज़ा हुई हो और वो सुप्रीम कोर्ट तक मेंटेन रही हो। ये रिकवरीज का अभी इन्होंने बता दिया। और जो करप्शन है इसको दो अदारे डील करते हैं, एक तो नैब है, ठीक है, उसमें तरमीम भी आ गई, और जो दूसरा अदारा है वो है FIA, उसको पैरेलल तमाम पावर्स मौजूद हैं। तो अब अगर FIA, अगर नैब अपना काम सही नहीं कर रहा था तो हम तवक्का करते हैं कि FIA कि जो कि ये पावर्स वो भी इंजॉय करती है और वो उसके कानून में कोई तरमीम नहीं, तो FIA को चाहिए कि वो सरकारी महकमों में और जो ये बड़े बड़े ठेके हैं और ये जो बड़ी बड़ी करप्शन की चीज़ें हैं, FIA उसको देख सकती है। और FIA अगर ऑनेस्टी के साथ काम करे, बड़े अच्छे एक DG आए हैं अभी, तो हमें उम्मीद है कि इन मेगा केसेस को या मेगा करप्शन को रोकने के लिए FIA ज़्यादा इंस्ट्रूमेंटल नज़र आएगी नैब से और ज़्यादा इफेक्टिव नज़र आएगी। सही, ठीक है। अच्छा, ये कैसर साहब से जानते हैं। कैसर साहब, ये जो हवाओं का रुख तब्दील होने की बातें हुई और फिर उसके बाद हवाओं का रुख तब्दील होने से पहले ही इस तरह का फैसला सामने आ जाना, आप इस फैसले को किस तरह से देखते हैं? क्या कहेंगे हुकूमत के इस इक़दाम को? देखिए, मैं सदाकत अब्बासी साहब की बात उन्होंने जो की ना, मसला ये है कि ये अगर इस किस्म के अच्छे कानून लाएंगे ना आप, तो उसमें तो कोई मैं आपको जिम्मेदारी लेता हूं कि मैं बात करके, क्योंकि फाइनेंस कमेटी का मैं चेयरमैन रहा हूं, फाइनेंस कमेटी में ये चीज़ें डिस्कस होंगी। हम तो पहले दिन से कह रहे हैं कि चार्टर ऑफ इकॉनमी की बात करें, मिलजुल के करें, मैं जिम्मेदारी लेता हूं, आप बात करें, मैं फाइनेंस कमेटी में कहूँगा ये अच्छा काम है जो मुल्क की तरक्की का काम है, जिससे रुकावटें दूर होगी। देखिए, कारोबार जब तक फ़रोग नहीं पाएगा, बाहर के लोगों को आप पे पाकिस्तानियों को भरोसा नहीं होगा, बाहर के लोगों को भरोसा नहीं होगा, तो क्या होगा? 10% करप्शन हो रही है हमारी इकानमी ने, आज से नहीं 40 साल से हो रही। मैं नहीं ये कह रहा कि ये हुकूमत ने ज़्यादा खराबी, देखिए यहाँ तो बड़ी है ना करप्शन, 108 से 111वें नंबर पर आ गए, लेकिन इसको बेहतरी के लिए हम सबको मिल के काम करना है। देखिए, पाकिस्तान की बेहतरी का काम करना है और ये मुमकिन है। ऐसा ये इस किस्म का ऑर्डिनेंस लाने की ज़रूरत नहीं है। मैं समझता हूँ असम्बली, मैं आपको जिम्मेदारी देता हूँ कि इस किस्म के अच्छे कानून जो हैं वो असम्बली से पास हो जाएंगे और आपकी स्टैंडिंग कमेटियां भी उसको इंडोर्स करेंगी और इससे इकानमी आपकी ग्रो करेगी, लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। देखिए, अगर तो नैब ने कोई रिजल्ट दिया होता, रिजल्ट तो मैंने कहा कुल एक साल में 30-35 अरब रुपए रिकवर किया है, जो मेरे हिसाब में 4500 अरब रुपए की करप्शन और ये सारी मिस अप्रोप्रिएशन है, तो उसका रिजल्ट क्या हुआ? 1% भी उसका नहीं है जो वो हासिल कर रहे हैं। 99% तो वो नहीं वसूल कर पा रहे ना। तो कोई तरीकाकार हम ऐसा सब मिलजुल के निकालें जिसमें चाहे कोई भी देखिए, इदारा ज़रूर करे काम, लेकिन लोगों को डिस्टर्ब तो ना करते रहें, लोग इतना डर ना जाएं, अपनी रकम छुपा लें, अपना पैसा छुपा लें, कारोबार तरक्की ना करे, उससे क्या फ़ायदा होगा? ज़रूर सख्त गलत आदमी को बिल्कुल उसके ख़िलाफ़ एक्शन होना चाहिए, लेकिन ये जो एक्शन हो रहा है आगे जाके सुप्रीम कोर्ट में प्रोसिक्यूशन जो है वो सबूत ही नहीं पेश कर रही। तो बेहतरी तो यही है कि हम मिलजुल के कोई सिस्टम मुल्क की मफाद का, जहां हम सब का बेहतरी हो, जहां से करप्शन वाकई कम हो, करप्शन के कोई मफाद, अगर कोई है, फ़र्ज़ करो किसी ने करप्शन की है तो सब उसके खिलाफ है, बिल्कुल प्रूव होना चाहिए और उसके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन होना चाहिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और मैं कहता हूँ ये सदाकत अब्बासी वाकई मैं समझता हूँ कि इकनॉमिक्स के, क्योंकि ये खुद प्रोफेसर भी है और ये समझते हैं बातों को, तो मामला हम सबको मिलजुल के ही हल किया जा सकता है। सिर्फ कोई FBR ने क्या किया, मैं फाइनेंस कमेटी का जब चेयरमैन था तो थ्रेड बेयर डिस्कशन होती रही। असद उमर कहते रहे कि जो बाहर की लूटी हुई दौलत, बाहर जायदाद है बाहर की, वो वापस मंगवाएं। बार बार हम कहते रहे, तो FBR के पास तो कोई चीज़ें नहीं थी, और अभी जो 1-1.25 साल गुजर गया तो कितना पैसा इन्होंने वापस मंगवाया है, कितनी आमिर अब्बास साहब वो आपसे पूछ रहे हैं, वो सवाल उठा रहे हैं और सवाल तो हमेशा उठते रहे हैं नैब पे और अभी भी सवाल ही उठ रहे हैं। अब जो गठजोड़ आपको नजर आ रहा है, अभी यही कहा जा रहा है, अपोजिशन की जानिब से भी, हुकूमत की जानिब से वो सराह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अच्छा इकदाम है ये,
और अभी तक जो पैसा ही महज थोड़ा सा रिकवर कराया गया, इसके अलावा और क्या किया गया है? कुछ सॉलिड सबूत तो नैब पेश नहीं कर सका किसी के बारे में भी। देखिए, यही तो काम था कि अदारों को मजबूत करना था, अदारों को मज़ीद उसके अंदर जो कमज़ोरियाँ थी, कोताहियाँ थी, उसको मजबूत करना था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जो माफियाज़ हैं ये इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि अदारों के अंदर ये मौजूद हैं। लेकिन जो मुझे बेहतरी की उम्मीद नज़र आ रही है वो ये है कि अब FIA बहुत इफ़ेक्टिव हमें नज़र आएगी। मुझे लग रहा है कि अब FIA के ज़रिए ये केसेस को, क्योंकि नैब शायद वो परफॉर्मेंस नहीं दिखा सकी, तो अब ये तो अपोजिशन की ये बात कर रहे हैं, लेकिन मैंने एक दो प्रोग्राम्स में और भी देखा है शायद इनकी कोऑर्डिनेशन नहीं है, वो सब इसकी अपोज कर रहे हैं इस ऑर्डिनेंस को, और उसकी शिकों को भी वो कह रहे हैं कि हम इससे नहीं मानते। एनी हाउ, असल चीज़ है कि मुल्क के लिए बेहतर क्या है। मुल्क के लिए चाहे आप इस टूल के ज़रिए करप्शन को ख़त्म करें या किसी और टूल जो कि FIA है उसके ज़रिए ख़त्म करें, अगर FIA वाकई ही रिज़ल्ट्स देती है तो फिर ये तरामीम वाकई ही पूरा ये अदारा ही कोई वैल्यू नहीं रखेगा। क्योंकि मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि FIA में बड़े अच्छे ऑफिसर्स मौजूद हैं, बड़े ट्रेंड लोग मौजूद हैं, वहाँ के कवानीन भी बड़े अच्छे हैं, सेंट्रलाइज्ड पावर है, तो वो उसके ज़रिए करप्शन को लग ऐसे रहा है कि मौजूदा हुकूमत पीछे नहीं हटेगी, और वो ज़रूर इसको अगर इस अंदाज में नहीं कवर कर सकी तो दूसरे अंदाज में वो इसको पूरे थ्रोटल के साथ जाके हाथ डालेगी। और कल खान साहब ने अपनी तकरीर में यही मैसेज दिया कि 2020 में और गिरफ्तारियां होंगी और माफियास को हम हाथ डालेंगे, और अगर ये उनकी स्पिरिट है, और मैं समझता हूं कि वो ज़ाती तौर पे करप्शन के ख़िलाफ़ हैं और वो लूटी दौलत वापस भी लाने के चक्कर में हैं, तो ज़रूर कामयाबी की तरफ जाएगा। हमें इसको इस अंदाज में देखना चाहिए। ठीक है, लेकिन जो इशारा कर रहे हैं, बासी साहब कह रहे हैं कि नहीं, मैशत ने तरक्की नहीं की है। कैसर अहमद शेख साहब कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मैशत जो है मज़ीद वो जो है वो तनज़्ज़ुली का शिकार हुई है। तो इसका रीज़न क्या समझते हैं आप, कि वो नैब को कह रहे हैं बार बार, नैब है, या फिर हुकूमत की अगर मेच्योर पॉलिसीज़ को हम देखें तो वो हैं? आपको क्या लगता है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, नहीं, नैब को आप उस जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। अगर आपने जिम्मेदार ठहराना है मईशत की तनज़्ज़ुली को, तो आप उन 15-20 साल में देखिए जो हुक्मरान थे, अदारे तो हुक्मरानों के अंडर होते हैं, और अनफॉर्चुनेटली वो हुक्मरान ऐसे थे कि अरबों रुपए की जो बोरिंग होती थी, जो IMF से पैसे लिए जाते थे, वर्ल्ड बैंक से लिए जाते थे, उससे ना स्कूल बनता था, ना उससे हेल्थ होती थी, ना उससे एजुकेशन पे लगाया जाता था। वो इन्हीं मेगा प्रोजेक्ट्स में लगते थे, और SROs आते थे। SROs किस लिए आते थे? चंद फैमिलीज के लिए, चंद बिजनेस कम्युनिटीज़ के लिए। तो मईशत जो कमज़ोर हुई है उसकी वजह ये करप्शन, ये लूट मार, और इस अंदाज में लूट मार के आप समझें कि ये जो खरबों रुपए बैरून मुल्क आपको नज़र आ रहे हैं, ये जो प्रॉपर्टीज़ नज़र आ रही हैं, ये जो लोग अपना मुल्क छोड़ के बैरून मुल्क फरार हैं, ये जो TT वाले अकाउंट्स हैं, ये वजह है कि इस मुल्क की इकॉनमी कमज़ोर हुई। पैसा तो आया, बोरिंग हुई, और आप उस जो एक वेब था उस वेब में कौम को फंसाते गए और ख़ुद लूट मार करके बैरून मुल्क अपने महल्लात बना लिए। तो इकॉनमी के बहुत से वजूहात हैं, और एक वजह यह है कि जनाब वो इसहाक डार साहब जो इकॉनमी के चैम्पियन थे, वो कहाँ हैं? वो आज मफरूर हैं। वो आए ना जवाब दें कि जनाब किस लिए इकॉनमी कमज़ोर हुई, वो आके बताएं कि वो दुबई में जो इतने बड़े टावर्स हैं वो कैसे बने। तो इकॉनमी को जो कमज़ोर करना या उसकी कमर तोड़ने के ये असबाब थे, और इन असबाब को टैकल करना नैब और FIA। अब नैब अगर डिलीवर नहीं करा तो FIA के ज़रिए हुकूमत वक्त को लाजमन इन केसेस को छोड़ना नहीं चाहिए, आंखें बंद नहीं करनी चाहिए, और इनको अगर चेयरमैन नैब मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचा सके तो FIA जरूर। तो फिर आप कह रहे हैं कि इसको FIA को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने की इस तरफ लाना चाहिए। एक ब्रेक लेते हैं यहाँ पे प्रोग्राम में, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे 2020 में हुकूमत को दरपेश चैलेंजेस की। आप हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक नाज़रीन। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की जानिब से दावा किया जा रहा है कि 2020 जो है नया साल जो है ये मुल्क की तरक्की के खुशहाली का साल होगा और कौम को इसमें काफ़ी रिलीफ मिलेगा और बड़े बड़े जो चेंजिंग्स हैं वो सामने आएंगे और लोग देखेंगे कि वाकई तब्दीली आ रही है। अब ये तब्दीली जो है काफ़ी पॉजिटिव होगी, आवाम को रिलीफ मिलेगा। अब जानते हैं जी हम सदाकत अली अब्बासी साहब से। सदाकत अली अब्बासी साहब, तब्दीली का साल हो, हम दुआ गो में हैं, नया साल है, खुशहाली का साल हो, मुल्क की मैशत के लिए बेहतरी का साल हो, लेकिन बिज़नेस कम्युनिटी को महज नैब से आज़ादी दिला के आप समझते हैं कि वाकई हमारी जो मैशत है वो तरक्की कर सकेगी, हमारी ग्रोथ जो है बढ़ सकेगी? क्या कहेंगे? देखिए ना, ये नैब से बचाना ये कोई उन 50 स्टेप्स में से एक स्टेप है। मैं आपको गिनवा सकता हूँ। सबसे पहले तो इस हुकूमत ने आते ही ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में इंटरनेशनल इंडेक्स में 28 पॉइंट हम ऊपर गए कि जहाँ पे आपको अब कारोबार करना ज़्यादा आसान है। जो कैसर साहब ने कहा, जो बाकी लोग भी कहते हैं कि ग्रोथ रुकी है, बाकी ग्रोथ रुकी है, उसकी कोई फंडामेंटल्स है, कोई उसकी वजूहात है। जब हमारी गवर्नमेंट हमने टेक ओवर किया उस वक्त सबसे बड़ा क्राइसिस था कि आपके फॉरेन करेंसी के रिजर्व्स इतने कम थे कि कुछ हफ्तों के इंपोर्ट के रह गए थे पैसे, और खुदा न खास्ता रन ऑन आपका रूपी हो सकता था। इस वजह से हुकूमत ने शरह सूद बढ़ाई। शरह सूद इसलिए बढ़ाई ताकि आपके मुल्क में फॉरेन करेंसी रिजर्व का जो क्राइसिस है वो हल हो और डॉलर जो बहुत बढ़ रहा है और रुपया गिर रहा है उसको रोका जाए। और जब आप इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हैं तो उस वक्त ग्रोथ रुकती है, तरक्की रुकती है, आपकी जो रोजगार है वो भी उसमें उसके मौके कम होते। लिहाजा हुकूमत ने स्टेबलाइज करने के लिए एक साल में जो खसारा था करंट अकाउंट का वो भी कम किया, और जो डॉलर क्राइसिस था वो भी इस वक्त आपके पास रिकॉर्ड अल्लाह के फजल से रिजर्व 18 अरब डॉलर के हो गए। लिहाजा अब आपकी मईशत को खतरा कोई नहीं है, आप क्राइसिस से बाहर आ गए। अब हमने क्या करना है, आज प्राइम मिनिस्टर ने बताया हम आहिस्ता आहिस्ता शरह सूद को कम करेंगे ताकि जो बिजनेस की कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है वो भी कम हो और ग्रोथ का पहिया चले और अगले 2 सालों में इकोनॉमी ग्रो करे, ताकि जो हमने जॉब्स का वादा किया है वो करें, जो हमने रियल एस्टेट को ग्रोथ देनी है वो करें, जो हमने रोजगार के वादे किए हुए हैं वो पूरे करें, और साथ साथ जो पॉवर्टी एलिविएशन है, गुर्बत का खात्मा है, उस पर काम हो। लिहाजा इंशाअल्लाह पहला साल स्टेबलाइज करने का था, इकोनॉमी की आउटलुक नेगेटिव थी, अब स्टेबल हुई। ये साल इंशाल्लाह ग्रोथ और तरक्की का है, और साथ साथ हम ये करेंगे कि जो पाकिस्तान में करप्शन का नासूर है इंशाल्लाह उसकी भी बेखनी में ये साल बड़ा। कैसर अहमद शेख साहब, ये कहा जाता है, अभी भी आप सुन रहे हैं, कहा जा रहा है कि 10 साल में जो जुल्म हुआ है कौम को इसका खुमियाजा जो है महंगाई की सूरत में भुगतना पड़ा है, और ये गुज़श्ता हुकूमतों का सब किया धरा है जो कि अवाम को भुगतना पड़ा है, और अब आइंदा आने वाला जो साल है वो वाकई खुशहाली का साल होगा। क्योंकि वो कह रहे हैं हमने मैशत को बेहतर कर लिया है, हमने ग्रोथ। जी मैं आपको बताऊं कितना आसान है किसी पे इल्ज़ाम लगा देना कि ये तो पिछली वजह से है। हमारे वक्त में महंगाई 6% थी, अगर हमारी वजह से होती तो थ्रू आउट हम अपने 5 साल के दौर में महंगाई कम करते रहे। अभी महंगाई जो है इनका अपनी फिगर है 11%, लेकिन जो सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स है जो कि खाने पीने की चीज़ों का महंगाई है वो 20% तक हो चुका है। खुद अभी फाइनेंस कमेटी में स्टैटिस्टिक डिपार्टमेंट ने बताया, और 20% पाकिस्तान की तारीख का हाईएस्ट है। और फिर गुर्बत देखो, इन्होंने तो 1 करोड़ बंदे को नौकरियां देनी थी, उसकी बजाय अगले जून तक ये एस्टीमेट है साल में देंगे। हाँ वो दे, अल्लाह करे दे, वो देंगे। तो ये कह रहे हैं ना जो कुछ दिया है, मैं तो उसकी बात कर रहा हूँ ना कि अभी तक ये हुआ है कि अगले जून तक 1 करोड़ बंदा जो पहले गरीब नहीं था वो सब आप लोगों को गरीब हो जाए, वो जो भुगत रहे हैं, वो सारा हमारा देखिए ना, वो हमारा किया धरा है तो हमारे वक्त में नहीं हुआ, इनके वक्त में शुरू हो गया ना। कुछ सोचने समझने की बात करें ना, हर चीज़ में कह देना सबूत इनके पास तो कुछ नहीं होता। ये कहते हैं जो चीज़ है अभी हमारी वजह से, देखिए मैं आसान सी बात बताऊं, हम हर साल 15% रेवेन्यू जो है उसमें इजाफा कर रहे थे। इन्होंने पाकिस्तान की करेंसी को 35% डिवैल्यू किया। चाहिए तो ये था ना कि रेवेन्यू उतना बढ़ जाता था। हम तो बिल्कुल ख़राब थे, बिल्कुल ही हम चोर थे, और ये बिल्कुल ही दूध के धुले हुए हैं। लेकिन इनके वक्त वो रेवेन्यू भी नहीं हासिल हो रहा कि जो 15% हर साल तक हो रहा था। क्योंकि रेवेन्यू क्या होता है, जो महंगाई होती है और उसके साथ जो ग्रोथ होती है, उसके बाद कोई रेवेन्यू को इजाफा हो तो वो इजाफा होता है। तो रेवेन्यू में तो इजाफा नहीं हुआ। फिर 20%
खाने पीने की अशिया महंगी हुई, सब हमारी वजह से हुआ है। हमने तो 5.8% ग्रोथ छोड़ के गए, तरक्की और खुशहाली छोड़ के गए। ये 2.5% का जो अच्छी बात हुई है, मैं कोई सिर्फ क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता। देखिए जो अच्छाई हुई है, 28 नाचेज जो ईज ऑफ डूइंग यानी बिजनेस करने की सहूलतें बढ़ी हैं, और ये वर्ल्ड बैंक ने रिकग्नाइज किया है, देखिए ना, तो ये एक अच्छी बात है, जो अच्छा काम हुआ है। लेकिन इनको चाहिए कि जब तक ये रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं घटाएंगे, देखिए मैं आपको बताऊं 13.25% पॉलिसी रेट पे कोई मुल्क भी किसी तरह के कारोबार तरक्की नहीं कर सकता। और फिर ये इतना ज़्यादा डिवैल्यू कर दे, ये कह रहे हैं ना क्रेडिट ले रहे हैं, पहले ये क्रेडिट लेते थे कि हमने कर्जा ज़्यादा लिया है, हमने 5 साल में 10,500 अरब रुपए कर्जा लिया है, 10,500 अरब रुपए कर्जा हमने 5 साल में लिए। इन्होंने 1 साल में 12,000 या 13,000 अरब कर्जा ले लिए। हम पहले तो ये हमारे मुखालिफ थे कि हम कर्जा ज़्यादा लेते हैं। अब ये जो बात कर रहे हैं बार बार, कोई इनको गलत बता रहा है, ये कह रहे हैं कि हमने बैलेंस ऑफ पेमेंट को ठीक कर लिया है और रिजर्व बढ़ गए। ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट जो ठीक हुआ वो अगर एक्सपोर्ट के बढ़ने से ज़्यादा बढ़ने से ठीक होता तो बहुत अच्छी बात थी। वो इंपोर्ट कम करके, रॉ मटेरियल कम करके, खाने पीने की चीज़ें नहीं आ रही, हमारा पाम ऑयल आता, जो खाने पीने का तेल है वो महंगा हो गया। उसके अलावा रॉ मटेरियल इंडस्ट्री की, चलिए आमिर अब्बास साहब से भी जानते हैं ना, आमिर अब्बास साहब को भी शामिल गुफ्तगू करते हैं, उनसे भी जान लेते हैं। आमिर अब्बास साहब, आपको क्या लगता है ये जो ऑर्डिनेंस का मुसव्विदा अब तैयार किया जा रहा है, जो कि लाया जा रहा है, इसके बाद आपको क्या लगता है कि अगर 2020 की हम बात करें तो पीटीआई हुकूमत को कौन से चैलेंजेस जो हैं वो फेस करना पड़ सकते हैं, क्या कहें? देखिए, मैं तो पहले से कह रहा हूं कि ये जो ऑर्डिनेंस का मुसव्विदा है, इससे जो हमारे ऑलरेडी केसेस हैं, ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशंस हैं, ये एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन हो जाएगी जब ये पार्लियामेंट से पास नहीं हो सकेगा। लेकिन उम्मीद ये है कि अगर ये अदारा डिलीवर नहीं कर रहा था तो इसके पैरेलल जो FIA का अदारा है उससे ज़रूर हमें उम्मीद है, और वो ज़रूर अच्छी परफॉर्मेंस दिखाएगा, और वो ज़रूर इन तमाम लूटर्स और प्लंडर्स को जेल के पीछे लेके जाएगा कि जो नैब वक्त करने में नाकाम रहा है। चलिए टाइम वाइंड अप की तरफ जा रहे हैं। मैं चाह रही हूँ सदाकत अली अब्बासी साहब जो है वो भी अपना मौके दें। सदाकत अली अब्बासी साहब, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, आपने एक प्राइम मिनिस्टर साहब की एक बात जिसमें मीडिया पर उन्होंने तनकीद की, मीडिया के खास सेक्शन पे तनकीद की, उसका हवाला दिया। उन्होंने तो हर जगह के माफियाज की बात की, उन्होंने पॉलिटिकल माफिया की बात की, उन्होंने कहा ब्यूरोक्रेट्स में भी लोग हैं जिनका एक वेस्टेड इंटरेस्ट है, जिनका यहाँ पे मफाद लगा हुआ है, और दीगर बिजनेस कम्युनिटी में भी ऐसी लॉबी हैं, और मीडिया में भी चंद लोग ऐसे हैं जो बदकिस्मती से आप देख लें कि जब भी हुकूमत के खिलाफ कोई बात होती है तो कुछ लोग आपको नज़र आते हैं जो ख़ास एजेंडा के साथ हर अच्छी बुरी बात में से वो सिर्फ बुरी बात ही निकालते हैं। कौम ने बड़ी मुश्किलों से एक जगह पे एक पूरा साल कुर्बानी दे के मईशत को इस जगह पे लाके कौम की मुश्किलों में मीडिया का भी बड़ा साथ है। सदाकत अली अब्बासी साहब, आपको भूलना नहीं चाहिए ये जो होप है आज अवाम में, अगर होप बाकी है, जिंदा है, तो इसमें मीडिया का किरदार है, इसमें मीडिया ने बड़ा रोल प्ले किया और हम मजीद करते रहेंगे। हम तो हमेशा तस्वीर के दोनों रुख दिखाने की कोशिश करते हैं और अपनी जो ड्यूटी है हम कोशिश करते हैं अपना जो काम है वो बैलेंस तरीके से और बड़े अच्छे तरीके से, जो सच है सच को सच दिखाएं, हक को हक दिखाएं, और जो गलत है उसको गलत दिखा सके। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ जाता है। अपने तीनों मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का मैं शुक्रिया अदा करूँगी। यहाँ पर मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।